गरीब दर्जी बहू का जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, इस हाथ की मशीन को चलाते चलाते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया है। गुंजन बेचारी बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो अपना घर चलाने के लिए सिलाई मशीन के द्वारा कुछ पैसे कमाया करती थी। रात के समय उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आप फिर से आज इतनी सारी शराब पीकर आए हो। आपकी ये हालत देखकर माँ जी और बाबूजी को कैसा लगता होगा। अरे मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे चाहिए। मेरे शराब की बाटली खत्म हो गई है। चल ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन तो तू सिलाई करती है, फिर तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इस हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाकर पैसा कमाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे बाबूजी की दवाई लेकर आनी है। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। तुषार गुंजन को मारता है और जबरदस्ती करके गुंजन के सारे पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो शराब पीने के लिए चला जाता है। बेचारी गुंजन रोते हुए अपने मंदिर के सामने बैठ जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी के इन दुख दर्द को मुझसे दूर कर दो। गुंजन के इतना कहते ही मंदिर में से देवी माँ प्रकट होती है, जो गुंजन को दुखी हालत में देखकर उससे कहती है, उठ जाओ गुंजन, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। देवी माँ अपनी शक्तियों से उसके हाथ की सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती है। आज से तुम्हारी ये साधारण सिलाई मशीन मामूली सिलाई मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब तुम इस सिलाई मशीन से जो चाहो वो सिल सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन रोते हुए सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ा रखती है। जैसे ही वो उस पर कपड़ा रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मामूली सी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन बन गई। कल ही मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी। गुंजन रात भर जो भी कपड़ा मशीन के ऊपर रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो उन सभी लोगों को बुलाती है जिनके कपड़े उन्हें सिलकर तैयार करके देने थे। ये लीजिए, आप सभी के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अरे वाह, तुमने तो इस कपड़े में जान ही डाल दी। तुमने इतनी प्यारी सिलाई कहाँ से सीखी? जरा देखो तो सही, ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद इसमें तो रौनक ही आ गई। गुंजन की सिलाई से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुंजन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब गांव के सभी लोग गुंजन के पास ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। अरे बहू, इतने सारे कपड़े तू अकेले कैसे सिलेगी? चल, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। जुग जुग जियो बहू, तुम्हारी लंबी उम्र की मैं मनोकामना करती हूँ। तभी वहाँ तुषार आ जाता है। अरे, कभी अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया करो। अगर बेटा आशीर्वाद देने लायक होता तो जरूर देती, लेकिन तूने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनता है तो तुषार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। शराब के नशे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है माँ। तुषार उसी समय अपनी शराब की बोतल कूड़े में फेंक देता है। ये सब देखकर गुंजन और कंचन बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गुंजन सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय गुंजन फिर से अपनी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती है और कपड़ा अपने आप सिलने लगता है। लगता है ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है, जो मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द अचानक से उड़न-छू हो गए। गुंजन एक एक करके सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती जाती है और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ये सब तुषार छुप कर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये राज है मेरी चालाक पत्नी का। ये जादुई सिलाई मशीन के द्वारा पैसे कमा रही है।
अब मैं इसकी ये मशीन चुराकर लाखों रुपए में बेच दूंगा। गुंजन के सोने के बाद तुषार छुपकर उसकी सिलाई मशीन उठाकर ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह तुषार एक सेठ के पास जाता है और उसे सिलाई मशीन दिखाते हुए कहता है, अरे सेठ, क्या ये छोटे मोटे सौदेबाजी करते रहते हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सिलाई मशीन। बताओ इस जादुई मशीन का मुझे कितना पैसा दोगे? वो क्या ये वाकई जादुई सिलाई मशीन है? अच्छा तो ये बात है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही तुषार सिलाई मशीन के अंदर एक कपड़ा रखता है वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सेठ अचंभित रह जाता है। अरे क्या बात है यार, ये तो कमाल की चीज है। ये जादुई सिलाई मशीन तो मेरे बहुत काम आएगी। बताओ तुम इसका कितना पैसा लोगे? मुझे तो सिलाई मशीन का पूरा 5 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो तो सौदा पक्का समझो, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। सेठ उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सेठ उसे पूरे 5 लाख रुपए दे देता है। वो अब तो मैंने इस मशीन को खरीद लिया यार, वो क्यों ना मैं भी इस मशीन का एक बार जादू देखूं। जैसे ही सेठ उस जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, जादुई मशीन अपना जादू नहीं दिखाती। अरे ये क्या, सिलाई मशीन से तो अब कुछ भी नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उस शराबी ने मुझे चूना लगाया है, अब इसकी खैर नहीं। अरे जाओ जल्दी उस शराबी को पकड़ कर लेकर आओ। सेठ तुरंत अपने गुंडों को भेजता है और तुषार को पकड़वा कर अपने पास बुला लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? ये खटारा सिलाई मशीन पकड़ा कर मुझसे 5 लाख रुपए ले गया। अब तुझे भरपाई तो करनी होगी बेटा। ऐसा कहकर सेठ अपने गुंडों से तुषार को बहुत पिटवाता है, जिसके बाद तुषार रोते हुए सेठ से कहता है, सेठ मुझे छोड़ दो, एक बार सेठ मुझे इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करने दो। तुषार किसी तरह सेठ को मना लेता है, जिसके बाद वो जादुई मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई मशीन अपना जादू दिखाती ही नहीं है। जिसके बाद तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर सिलाई मशीन में मारने ही वाला होता है कि तभी सिलाई मशीन के अंदर से देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लालच में आकर इस जादुई सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं होने दूंगी? अपने सामने स्वयं देवी माँ को प्रकट देखकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो देवी माँ। तुमने अपने परिवार वालों को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, इनकी गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। गुंजन की बात मानकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुंजन जादुई सिलाई मशीन उठाकर वापस घर ले आती है। उस दिन के बाद तुषार को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी गुंजन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बहू का वफादार बंदर। घर में सोती हुई बहू को सास तकिए से मारने की कोशिश करती है। आज की रात तेरी आखिरी रात है, बहुत सो लिया तूने, अब तेरी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। तू इसी लायक है और तेरा वो ढीठ बंदर, अभी उसका भी इंतजाम करना है मुझे। ये कहते सुरेखा अपनी बहू की गिनी चुनी सांसों को भी खत्म करने वाली थी। इतने में बहू का वफादार बंदर उसे बचाने के लिए आ जाता है और सुरेखा को मारने लगता है। अरे कोई बचाओ 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 मुझे, अरे इस बंदर को हटाओ कोई, ये कैसे कर रहा है ये? अरे हट यहाँ से, हट। अच्छा हुआ जग्गू तू आ गया, वरना आज तो माँ जी अपनी हद ही पार कर रही थी। एन मौके पर आकर जग्गू बंदर ने अपनी अजीज शिल्पा को बचा लिया था। आखिर दोनों के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन था और सास अपनी बहू को इस तरह से क्यों मारना चाहती थी? पूरी कहानी का सच क्या था, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। एक समय पहले शिल्पा अपने पिता दामोदर और प्रिय जग्गू के साथ रहती थी। उसका पिता सर्कस में मदारी का खेल दिखाता था और शिल्पा अपने पिता दामोदर के साथ रहती थी। जब वो 18 वर्ष की थी तब भी उसके पिता करतब दिखाने में बहुत मशहूर थे। ऐसे ही एक दिन सर्कस में दामोदर अपने बंदर से करतब करवा रहा था, जिसके लिए बहुत सारे लोग ताली बजा रहे थे। ये देखिए मेहरबान कदरदान, मेरे जग्गू बंदर की कलाबाजियों को देखिए। जग्गू बंदर शुरू हो जाओ। ऐसा बोलते ही जग्गू बंदर होला होप लिए आता है, उससे करतब दिखाने लग जाता है। तो कभी आग के होला होप से निकलकर आगे निकल जाता है, जिसके बाद सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं।
और इस तरह से अपना शो खत्म करके घर आ जाते हैं। तभी शिल्पा बंदर के सिर पर हाथ रखकर कहती है, जग्गू, आज का कर्तव्य तो तुमने बहुत अच्छा किया। पता है, आज काफी सारे लोग आए थे। तुम तो दिन पर दिन टैलेंटेड होते जा रहे हो। मेरा बेटा बहुत होशियार हो गया है। यही तो है जिसने मेरे जीवन में आकर सब अच्छा कर दिया। किसी बेटे से कम नहीं है। वो तो है पापा, पर मुझे मत भूल जाना, आपकी बेटी भी है, शिल्पा नाम की। अरे मेरे कलेजे के दो ही तो टुकड़े हैं, एक तू और जग्गू। कैसे भूल सकता हूँ। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। तभी बंदर प्यार से दामोदर को चमकते हुए आंसुओं से देखता है और गले लगा लेता है। फिर दामोदर बोलता है, अरे देख तो सही कैसे इमोशनल कर रहा है मुझे। अरे ठीक है, आज तुझे अपने हाथ से खाना खिला दूंगा। कुछ देर बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और दामोदर अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खिलाता है। वक्त बीतता है। अचानक से दामोदर को दिल का दौरा पड़ता है और वो कहता है, मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए पापा, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं और जग्गू कैसे रहेंगे आपके बिना। दामोदर की ऐसी दशा देखकर बंदर भी उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। तभी दामोदर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना। देख, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मेरी बात सुन ले। मैं जानता हूँ तू बहुत होशियार है, इसलिए अपनी बहन का ख्याल रखना, उस पर कभी आंच मत आने देना। ये बोलते ही दामोदर अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद दोनों बहुत रोते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दामोदर के चले जाने से जग्गू भी गुमसुम सा हो गया था। कुछ समय बाद आसपास के रिश्तेदार शिल्पा का रिश्ता राजीव नाम के लड़के से करा देते हैं। जग्गू उसका चहेता था, इसलिए वो उसे अपने साथ ससुराल ले जाती है, जिस बात से उसकी सास सुरेखा चिढ़कर कहती है, आय हाय, मेरा घर कोई सर्कस थोड़ी है जो अपने बंदर को यहाँ ले आई है। अब इसे चिड़िया घर मत बना दियो। माँ जी, फिक्र मत कीजिए, जग्गू आपको परेशान नहीं करेगा, न ही कोई काम बिगाड़ेगा। ये बहुत समझदार है, मेरी बात मानता है। क्यों, है ना जग्गू? ये बोलकर वो पूंछ हिलाता है। ऐसे ही अगले दिन जब शिल्पा रसोई में काम कर रही थी, तभी जग्गू उसे देखकर बर्तन साफ करने लगता है। तभी शिल्पा कहती है, अरे जग्गू, ये तू क्या कर रहा है? मैं खुद सारा काम कर लूंगी, तू मत कर। माँ जी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। शिल्पा रोटी बनाती है तो वो टेबल पर लड़कर सब्जी काटने लगता है। शिल्पा फिर उसे मना करती है तो वो दूसरा काम करने लगता है। उसी वक्त सुरेखा आती है। सत्यानाश हो तेरा। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई बंदर को मेरी रसोई में लाने की? करा दिया ना मेरी रसोई को खराब तूने। जग्गू के बच्चे, मना किया था ना तुझे मैंने, देख लिया ना माँ जी ने अब तुझे। अब जा यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। जग्गू का मुंह उदास जैसा हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब शिल्पा जग्गू के पास जाती है तो वो उससे मुंह मोड़ लेता है। अच्छा, अब तू ऐसे मुंह फुला कर रहेगा मुझसे भी? तो मैं रोने लगूंगी। तू चाहता है मैं रो जाऊं? ठीक है, तू मुझसे बात नहीं कर रहा ना, मैं जा रही हूँ। शिल्पा जब जा रही थी तो जग्गू उसका पल्लू पकड़कर रोक लेता है। फिर शिल्पा उसे अपने गले लगा लेती है। वक्त बीतता है। 1 साल बाद शिल्पा की एक लड़की होती है। सुरेखा को यह बात बिल्कुल रास नहीं आती। कुछ और वक्त बीतता है। शिल्पा दोबारा गर्भवती होती है। फिर से उसे लड़की होती है। ये देखकर सुरेखा कहती है, अरे राम रे, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। एक बार लड़की हो गई और दोबारा भी। अरे मेरे जीवन में पोते का सुख है कि नहीं? नाक में दम करके रख दिया। मोहल्ले के सारे लोग मुझे इतनी खरी खोटी सुनाते हैं। ये तो तू समझती नहीं होगी ना। तुझे तो अपने जग्गू बंदर भाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मेरी छाती पर और ले आई इसे मूंग दलने के लिए। क्या माँ जी, आप बार बार जग्गू को बीच में क्यों ले आती हैं? आपको कभी कुछ कहता थोड़ी है ये। और 2 लड़की हो गई तो मैं क्या करूं? ये सब तो मेरे बस में नहीं है ना। मुझे नहीं पता, अगर तूने मुझे पोता नहीं दिया तो मैं तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी।
और तू दोबारा से अनाथ बनकर घूमती रही हो। जग्गू इसकी बात समझ जाता है और गुस्से से वो सुरेखा के हाथ पर काट लेता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे राम रे, मर गई। आई, काट दिया इस बंदर ने, मुझे मार डाला। अगर बहू उसका जहर मेरे शरीर में चला गया और मैं मर गई तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जग्गू, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी शिल्पा अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे टेटनस का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती है, मगर सुरेखा उसकी दोनों बेटियों और जग्गू से बहुत चिढ़ती थी। उसकी दोनों पोतियां थीं, इसलिए वो कभी शिल्पा पर अत्याचार करती थी और कभी डंडे से मारती थी। अक्सर शिल्पा का पति बाहर रहा करता था, इसलिए वो इन सारी हरकतों से बेखबर था। एक दिन तंग आकर सुरेखा बोलती है, बस बहुत हुआ, अब इसका काम खत्म करके ही रहूंगी मैं। कल ही इसे मार डालूंगी। जग्गू उसकी बात समझ जाता है और जाकर शिल्पा को बताता है, इशारे करता है जहां वो अपनी दोनों छोटी बच्चियों के साथ खेल रही थी। मगर वो कहती है, नहीं जग्गू, तुम ये क्या बोल रहे हो? माँ जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी, चाहे वो कितना भी हमसे नाराज हो। तो जा अभी, मुझे बच्चों को सुलाना है। ये सुनकर जग्गू दुखी होकर चला जाता है। वहीं रात में सोते वक्त ही सुरेखा अपनी बहू को मारने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसकी दोनों पोतियां भी सोई हुई थीं। शिल्पा को सोता हुआ देख सुरेखा तकिया उठाती है और उसके मुंह को दबाना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ जो वो बंदर यहाँ नहीं, आज तो मार डालूंगी इसे। बचाओ, बचाओ माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए। जग्गू, जग्गू। तभी जग्गू उस पर झपट जाता है, जिससे शिल्पा बच जाती है और जग्गू उसे चाटे ही चाटे मारता है। आए, मार डाला रे, इस बंदर को कोई हटाओ। अच्छा हुआ जग्गू, तूने आकर मुझे बचा लिया, वरना माँ जी ने तो मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तेरे जग्गू से बहुत ज्यादा चिढ़ है, ऊपर से दो पोतियां, इसलिए मैंने तुझे मारना चाहा। माना माँ जी, आप मुझसे सिर्फ इस वजह से चिढ़ती हैं, लेकिन एक बात सोचिए, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। घर के सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं। जग्गू ने भी आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। और रही बात, अगर आप मुझे मार देती तो मेरे दोनों बच्चों को कौन पालता? कैसी उनकी परवरिश होती और जग्गू का क्या होता? मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं अपनी पोतियों को और जग्गू को बहुत प्यार करूंगी। अगर आप सच में सुधर गई हैं, तो मेरे जग्गू को गले से लगा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। करिए माँ जी। इस तरह सुरेखा जग्गू को गले लगा लेती है, जिससे वो बहुत डरती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह गरीब गर्भवती विधवा जिसका नाम रूपा था, एकटक नजर गड़ाए हुए गौशाले को देखती तो कभी दरवाजे की ओर आस लगाए देख रही थी, मानो किसी के आने की बाट जोह रही थी। उसकी सूनी आंखों से आंसू छलक रहे थे, उसकी जुबान एक ही शब्द दोहराई जा रही थी, गौरी, तेरे बिना ये गौशाला एकदम वीरान पड़ गया है। पूरा गांव गढ़ तुझे अब तक खोजता है, मेरे हाथों भारी भूल हो गई। अभी रूपा ऐसा कही रही थी कि गांव में रहने वाली मंजीता भागती दौड़ती इसके पास आती है। अरे रूपा, गजब हो गया, तेरी गौरी गांव के मैदान में मरियल दशा में पसरी हुई है, जल्दी चल। गौरी का नाम सुनकर वह गरीब गर्भवती दौड़ती हुई मैदान में आती है, जहां उसकी गाय गौरी के पांव और पूंछ से बेतहाशा खून बह रहा था और वह दर्द के मारे छटपटाते हुए करहा रही थी। गौरी, तो इतनी दुर्बल क्यों हो गई? रूपा को देखकर गौरी का दर्द आंसुओं की धार बनकर बहने लगता है। ये देखकर रूपा के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है और वह ऐसा कहते हुए पुराने दिनों में डूब जाती है। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मैंने गौरी को गलत हाथों में सौंप दिया। अगर वह विपत्ति ना पड़ी होती तो मैं कभी तुम्हारा सौदा ना करती। ये कहानी है आजमगढ़ गांव में रहने वाली रूपा की। उसका पति किशोर एक किसान था और उसकी सास सुमति एक गृहिणी थी। एक दिन की बात है। माँ जी,
मैं क्या सोच रही हूँ, घर बार का कामकाज खत्म करने के बाद सारा दिन मैं खाली रहती हूँ। आज के महंगे दौर में एक जन के कमाने से बात नहीं बनती। किशोर की किसानी की कमाई से खुले तौर पर घर खर्च भी नहीं चलता, इसीलिए मैं भी उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। क्यों ना हम एक गाय खरीद कर दूध का कारोबार करें, उससे 4 पैसे भी आएंगे और गाय के गोबर से बने उपले चूल्हों के ईंधन का भी काम करेंगे। सोच तो बहुत बुलंद है बहू, लगे हाथ गाय खरीद लेते हैं। दोनों सास बहू सस्ते दाम पर एक दुधारू गाय खरीदकर उसे घर ले आती हैं और रूपा एक टिकाऊ गौशाला तैयार करती है। गौ माता, तुम्हारा गौशाला तैयार है, तुम्हें ये घर पसंद तो आया ना? जैसे ही रूपा गाय के सींगों को सहलाती है वह खुश मन से पूंछ हिलाने लगती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, इंसानों की भाषा भापना भी जानती हो। मुझे तुम पर गर्व है और आज से तुम्हारा नाम गौरी है। अरे भगवान, अब का गौरी से ही लाड़ लड़ाओगी? तनिक हम पर तरस खा जाओ, भूख से छचन रहे हैं। अगले ही दिन से गांव के निवासी रूपा के घर से दूध लेने लगते हैं। धीरे धीरे गौरी के दूध की गुणवत्ता गांव के घर घर में छा जाती है, जिससे पूरा गांवगढ़ रूपा से दूध लिया करता है, जिससे उस बहू के घर से गरीबी की बदरा छटने लगती है। गौरी, तेरा साथ मुझ गरीब बहू का सारथी है। तेरा दूध बेचकर मुझे बेहतर दाम मिलता है, इसलिए ये ले, आज तू चारा और दाना नहीं बल्कि मेवा खा। गौरी खुशी से मेवे खाने लगती है। समय गुजरता है, मगर एक रोज जब किशोर खेत खलिहान से घर लौट रहा होता है तो उसका पांव नदी में फिसल जाता है और वह नदी की गहराई में गोते लगाते हुए डूबकर मौत का कौर हो जाता है। किशोर, राम किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। मुझ बुढ़िया के सामने मेरे बेटे को अपना कौर बनाकर ये कुड़न की जिंदगी देने से बेहतर तो तू मुझे बुला लेता भगवान। किशोर की मौत सुमति को गहरा सदमा दे जाती है। रूपा का दिन भी रोते बिलखते हुए कटता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह गर्भ से है। गौरी, सुना तुमने? किशोर का अंश मेरे कोख में पल रहा है। गुजरते दिनों के साथ गौरी भी गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते उसके दूध की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। ये देखकर गांवगढ़ कहता है, रूपा बहन, जो भी हिसाब किताब है जोड़ जमा करके बता दो, क्योंकि अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। मगर क्यों शुवन भाई? क्योंकि हम दाम देकर निबौरी जैसा दूध नहीं लेना चाहते। तुम्हारी गाय दोषपूर्ण दूध देने लगी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूध बेचना बंद कर दो। इस तरह सभी जन रूपा से दूध लेना बंद कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। हे ईश्वर, ये किस करनी की कटनी काट रही हूँ। न पति का साथ रहा, न सगे संबंधियों का साथ, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। घर की दशा दुर्बल हो चुकी है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। अब गौरी का सौदा करने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं। इस तरह विपत्ति से उकता कर रूपा गौरी को जानवरों के बड़े खरीदार जेठालाल के हाथों उसे बेच देती है और रोते हुए उसे विदाई देती है। जाओ गौरी, ये गरीब गर्भवती बहू तुम्हें नहीं रख सकती। आज से जेठालाल जी तुम्हारे नए मालिक हैं। अरे कैसी ढीठ गाय है ससुरी, डगी नहीं बढ़ा रही। अभी लगाम खींचता हूँ ससुरी की। जेठालाल जबरन क्रूर कसाई की नाई गौरी की गर्दन में बंधी रस्सी खींचते हुए उसे वहां से अपने घर ले आता है और उसे रूखी सूखी घास खाने को देता है। ले खा इस घास को, और अगर दूध देने में तनिक भी आनाकानी की तो जेठालाल तेरी जान ले लेगा। रूपा से बिछुड़कर गौरी दाना पानी नहीं खाती और ना ही दूध देती। ये देखकर जेठालाल उसे डंडे की मार मारने लगता है। अरे तेरी माँ की ममता ससुरी, इतना दाम देकर तुझे इसलिए थोड़े खरीदा है ताकि तू सारा दिन तस्करी मारकर चांदी काटे। न दाना पानी खाती है, न दूध देती है। रोते बिलखते हुए रूपा की गाय गौरी जुल्मी जेठालाल के सामने अपने बच्चे के बचाव में पगुराई करने लगती है। अगर आज शाम को तूने दूध नहीं दिया तो तेरी चमड़ी छीलकर एक एक दमड़ी वसूल लूंगा। इस तरह जेठालाल की ज्यादतियां गौरी पर हर दिन के साथ बेतहाशा बढ़ती चली जाती हैं। वह गौरी को कोड़े मारता तो कभी 2-2 दिनों तक उसका दाना पानी बंद कर देता, जिससे गर्भवती गौरी की दशा बेहद दुर्बल हो जाती है। और एक रात जेठालाल को गहरी नींद में सोए हुए देखकर गौरी खूंटा तोड़कर भागती हुई अपने गांव रूपा के पास आ पहुंचती है। साथियों, ये तो रहा गौरी के सौदे का सफर। क्या गरीब गर्भवती बहू जुल्मी जेठालाल से अपनी गाय को बचा सकेगी? अरे रूपा बहन, गौरी के पेट का उभार एकदम गर्भवती गाय के जैसा है। कहीं गौरी भी गर्भ से तो नहीं है?
गौरी मुझे माफ कर दे। अपनी गरीबी की गुत्थी सहज करने के चलते मैंने तेरा सौदा जेठालाल जैसे जुल्मी के हाथों कर दिया। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। शुवन की बात से सहमत होकर रूपा जानवरों के डॉक्टर उसे उसकी जांच पड़ताल करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि गौरी 9 माह गर्भ से है। गौरी, तू भी मेरी तरह माँ बनने वाली है। अब ये बहू तेरी देखरेख करके तेरी दुर्बलता को दूर कर देगी। अभी रूपा ऐसा कही रही थी कि जेठालाल वहां आकर कहता है, नाश मिटी, इस गाय का खूंटा तोड़कर भागती है, आज तो तेरी खैर नहीं। यहीं रुक जाओ जेठालाल, तुमने मेरी गौरी पर जो जुल्म ढाए हैं ना, वो मैं जान गई हूँ। ये मेरी गाय है, बतौर दाम देकर खरीदा है इसको मैंने। इसे मारूं या दुत्कारूं, इस गाय के लिए तुम्हारे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? क्योंकि एक बेजुबान जानवर को मारना पीटना जुर्म है। अरे ये कानूनी पाठ किसी और को पढ़ाना। चल गौरी। ऐसा कहते हुए जेठालाल गौरी का खूंटा खींचने लगता है। रूपा उसे ऐसा करने से रोकती है कि जेठालाल उसे जमीन पर धकेल देता है। ये देखकर गौरी जेठालाल जो सींग से उठाकर दूर पटक देती है। बेजुबान जानवर में इतनी हिम्मत देखकर पूरा गांव गढ़ भी जेठालाल का बहिष्कार करने लगता है। अरे मैया दी, इस गैया ने तो धूल चटा दी। सुन जेठालाल, दोबारा इस गांव में कदम धराना तो अब की बार ऐसा धूल चटाएंगे कि याद रखेगा। मेरी और गौरी के रक्षक बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चिंता मत करो रूपा, ये पूरा गांव गढ़ तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा सारथी रहेगा, और गौरी का भी। इस तरह गौरी के सौदे से बिछड़ी हुई बहू और गाय का मेलजोल हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद गौरी एक बचिया को जन्म देती है और रूपा भी एक बेटे को जन्म देती है। और गौरी पहली की तरह दुधारू गाय बनकर रूपा को खूब सारा दूध देती है, जिसे बेचकर रूपा गरीबी के गढ़ से बाहर निकल जाती है। गांव की नटखट बहू अनीता पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रही थी कि थोड़ी ही दूर पर 2 बुढ़े आदमी बातें कर रहे थे। तभी अनीता के दिमाग में कोई मस्ती सूझती है। ऊपर से ऐसे लग रहे हैं जैसे 2 अंडे उबल रहे हों। अभी इनकी टांट पर 2 जामुन फेंक कर मारती हूँ। ये बोलते ही अनीता उन बुढ़ों के टकले पर 2 जामुन फेंक कर मारती है। तभी वो दोनों बुढ़े अपना सर पकड़कर बोलते हैं, अरे कौन है? ये जामुन कैसे आया? मेरी चांद पर किसने मारा? अरे राम रे, मेरी चांद पर भी किसी ने 2 जामुन फेंक कर मारे। कैसे पागलों की तरह दोनों बुढ़े टुकुर टुकुर आसपास देख रहे, पर उन्हें क्या पता अनीता नाम की चिड़िया ऊपर से ही इन्हें फिर से जामुन मारने वाली है। ये गया। ये बोलकर अनीता फिर से उन दोनों के सर पर जामुन फेंक कर मारती है कि वो दोनों देख लेते हैं। अरे राम रे, अरे कौन है जो जामुन मार रहा है? अच्छा तो तू है अनीता की बच्ची। रुक जा, चोरी अभी तुझे बताता हूँ। जब 2 छली पड़ेंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, आप दोनों की बस की नहीं है मुझे पकड़ना, पहले मेरे पीछे भाग तो लो। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, मैं तो चली नटखट अनीता। ये कहते अनीता भाग जाती है और रसोई की खिड़की से घुसकर रसोई में आकर अपने कपड़े ठीक कर लेती है और जामुन को छुपा देती है। इतने में सास वंदना की आवाज आती है, अरे ओ बहुरिया, तेरी रोटी सब्जी बनी कि नहीं? बन गई माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं? बड़ी देर कर दी, चला जा, साथ में खाना खाएंगे। जी माँ जी। दोनों सास बहू खाना खाने बैठते हैं कि इतने में दरवाजे पर रमेश और मुकेश आवाज लगाते हैं, अरे ओ वंदना, वंदना बहन जी तनिक बाहर आइए, अपने बहू के कर्म को संभालिए। देख लीजिए, समझा लीजिए अपनी बहू को। बहू ये क्या है? अब दरवाजे पर फिर कोई तेरी शिकायत की दस्तक लेकर आया? क्या कांड करके आई है, बता दे मुझे पहले ही। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाना ही बना रही थी। तू कुछ ना करे इसकी उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही नहीं सकती, मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। तभी खाना छोड़कर वंदना और उसके पीछे पीछे छुपकर अनीता जाती है और कहती है, बताइए क्या कर दिया मेरी बहू ने? हमारी जुबान थक जाएगी, लेकिन आपके बहू के कांड करने की गिनतियां कम नहीं होंगी। अभी 2 दिन पहले ही हम आपके दरवाजे पर आए थे कि आज उसने फिर हमें बुला लिया। पता भी है हम दोनों चुपचाप बैठे थे और पेड़ पर से जामुन फेंक फेंक कर हमारी सूनी चांद को तोड़ रही थी। और नहीं तो क्या, अरे सिर पर बाल होते तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 2 दर्द हैं। एक आपकी बहू ने जो जामुन मारा, दूसरा किस चांद पर एक भी बाल नहीं है। अब आपके सर पर एक भी बाल नहीं है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अंकल जी। शर्म कर बहू, तू फिर बोली, हंसना बंद कर। देखो देखो,
कैसे आपकी बहू आपके सामने ही हमारे ऊपर हंस रही है। अरे थोड़ा तो इसे कंट्रोल में करिए। पूरे गांव वालों को इसने परेशान कर रखा है। अरे ऐसी नटखट बहू ही आपको अपने बेटे से ब्याने की क्या जरूरत थी। भाई साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसके कान पकड़कर इसे समझाऊंगी। तभी वंदना की बात समझकर वह चले जाते हैं। बहू तू सुधरेगी या नहीं, बता दे मुझे। माँ जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस जामुन खा रही थी। पेड़ पर चढ़कर? अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू जो पेड़ पर चढ़ जाती है? तू कोई कुंवारा लड़का थोड़ी है, थोड़ी तो इज्जत रख बहू। इतना भी नटखट होना ठीक नहीं है। माँ जी बोर मत कीजिए, अब मैं जामुन खाने जा रही हूँ, बाय। ऐसा बोलकर अनीता अपने जामुन खाने चली जाती है। ऐसे ही जब वह कुएं से पानी भरकर ला रही थी तो फिर से उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वह मटका साइड में रखकर साथ वाली दुकान से पेन और पेपर मांगती है और लिखती है, सुनिए सुनिए, जिसको भी पैसे चाहिए वो मेरे पास आकर शाम को 5 बजे पैसे ले ले। अरे वाह, कलाकारी का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे तो हरिया चाचा का बहुत अच्छा मजाक उड़ेगा। बहुत पैसे वाले समझते हैं ना खुद को। भैया ये लो आपका पेन पेपर, शुक्रिया। ये बोलते ही अनीता उस पेपर के पीछे अपना थूक लगाकर हरिया चाचा के पीठ पर चुपके से चिपका देती है और वह साइकिल पर बैठकर अपने घर चला जाता है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे पढ़कर खुश होते हैं। शाम को जब हरिया अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो आधे गांव वालों की भीड़ उसके घर के आगे थी और वह बोलता है, अरे क्या बात है, आप सब लोग मेरे घर के आगे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? हाँ भाई पैसे दो ना, तुम शाम को पैसे देने वाले थे इसलिए तो हम सारे लोग यहाँ आए हैं। अरे पगला गए हो क्या? हमने कब बोला, कब किया वादा कि हम पैसे देंगे? देखो हरिया, हमसे झूठ नहीं बोलवो। वो तुम अपने पीठ पीछे एक कागज पर लिखा कर घूम रहे थे कि जरूरतमंद आकर हमसे शाम को पैसे ले जाएं। ये बात सुनकर हरिया अपने पीठ पीछे वह पर्चा निकालता है और देखकर कहता है, अरे ई सबू अनीता बहुरिया की वजह से हुआ है। तुम सब जानत नहीं हो का, वो गांव की सबसे नटखट बहू है। उसी ने हमरे साथ ये किया है जानबूझ कर बा। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे लो, सारा काम खराब कर दिया उस नटखट बहू को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं तो सच मान बैठा था कि आज हम पर पैसों की भारी वर्षा होने वाली है, पर ये सब तो एक ख्वाब रह गए। चलो चलो सब अपने घर चलते हैं। ये तमाशा देखकर हरिया बौखला जाता है और वंदना के दरवाजे पहुंचकर उसे खूब खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता है। तभी वंदना अपनी बहू का कान पकड़कर उसे अंदर लाकर बोलती है, अरे बहू तू और कितनी बार मेरी गर्दन नीचे झुकवाएगी? अरे अब तो अपना नटखट पने जैसी हरकतें छोड़ दे। तू कोई कृष्ण भगवान नहीं है जो तेरी हरकतों को देखकर सब भूल जाएंगे। माँ जी छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है, कान पर बहुत तेज मरोड़ दिया आपने। हाँ तुझे पता तो लगना चाहिए कि तूने क्या किया है। गांव वाले तेरे नटखट पने से हरिया चाचा के दरवाजे पर खड़े थे। माँ जी आपने देखा नहीं, उसने पिछली बार आपको पैसों का घमंड दिखाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बहू रात गई बात गई। तभी उसका पति विपिन आ जाता है और वह बोलता है, माँ अब तो छोड़ दो मेरी पत्नी को। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दिया। अनीता बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अभी लाई। ये बोलते ही अनीता रसोई से खाना लाकर परोस देती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वह चुपके से नकली छिपकली टेबल पर डाल देती है। तभी वंदना धोती पकड़कर सोफे पर चढ़ जाती है और विपिन कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। बहू बहू छिपकली छिपकली हटा दे बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मुझ पर चढ़ ना जाए। माँ छिपकली मम्मी। अरे विपिन माँ जी आप दोनों कितने डरपोक हो, नकली छिपकली से डर गए और ये छिपकली नहीं छिपकली होता है, देखिए। अरे अरे फेंक उसे। अच्छा तो ये तेरा किया धरा है बहू, तू बाज नहीं आने वाली है ना, न गांव के लोगों को छोड़ेगी ना हमें। हाँ माँ जी वो क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए मैंने आप लोगों को डरा दिया। आप तो जानते हो मैं कितनी नटखट बहू हूँ आपकी। ऐसे ही वक्त बीतता है और अनीता का नटखट करना बंद नहीं होता। वह किसी न किसी को अक्सर परेशान किया करती थी, घर में तो कभी गांव में। ऐसे ही एक दिन गांव में जागरण हो रहा था। जब प्रसाद बांट रहा था तो अनीता खीर में छिपकली को गिरते हुए देख लेती है, जिससे वह पूरी खीर जहरीली बन गई थी। वह प्रसाद कुछ लोगों में बंट चुका था। तभी चिल्ला चिल्ला कर अनीता उन सब को प्रसाद खाने से मना करती है और गिरा देती है।
अरे प्लीज कोई भी प्रसाद को मत खाना, फेंक दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही है तूने, प्रसाद क्यों फेंक दिया? हाँ हाँ, क्यों फेंक दिया? तभी अनीता उस खीर का बड़ा भगोना जमीन पर पलट देती है जिसमें वह मरी हुई छिपकली सबके सामने आ जाती है। अब आप लोगों को समझ आया कि मैं आपको क्यों मना करी थी, ये सब खाकर आपकी जान भी जा सकती थी। शुक्रिया अनीता, तूने तो हम सबको बचा लिया, वरना हमारा क्या होता इस जहरीली खीर को खाकर। हाँ हाँ, शुक्रिया बेटा। तू चाहे कितनी भी नटखट हो, लेकिन समझदार भी बहुत है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये दिन भी देखने को नसीब हुआ है कि ये सभी लोग मेरी बहू की तारीफ कर रहे हैं जो मेरी बहू से कभी परेशान थे। इस तरह गांव वाले अनीता का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से अनीता सबको परेशान करने लगती है। सास बहू के घर की नीलामी। गांव में शाम के वक्त एक घर में कुछ औरतों के हंसने की आवाज आती है। अरे वाह, देखो जरा कितने सारे पैसे कमा लिए मैंने। आज तो मेरा दिन बन गया है। क्या बात है, आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए। इतने पैसे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे। ये देखो, मैंने एक और गेम जीती है। अरे आज तो इस रमी के गेम को खेल कर मजा ही आ रहा है। कितना मजा आ रहा है बैठे बैठे पैसे कमाने का। तभी मंजुली कहती है, आज मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए कमाए हैं। अब मेरी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था माँ जी। वैसे शाम हो गई है, बाबूजी और विनीत जी घर पर आने ही वाले होंगे। चलो हमें घर चलना चाहिए। मंजुली और कावेरी दोनों सास बहू रमी खेलने के बाद वापस घर लौट आती हैं। उनके अकाउंट में काफी सारा पैसे इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते वह दोनों अगले दिन अपनी जरूरत का सारा सामान घर में ले आती हैं, जिसे देखकर विनीत और कैलाश कहते हैं, अरे अरे, इतना सारा सामान, लेकिन तुम दोनों के पास पैसे कहाँ से आए? हम दोनों तो तुम्हें पैसे भी नहीं देते हैं, फिर तुम दोनों के घर के खर्चे कहाँ से चला रही हो? पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? दरअसल हमारी कुछ समय पहले की सेविंग है। हाँ हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल ये तो हमारी सेविंग है जो इस वक्त हमारे काम आ रही है। फिर तुम हमें जितना भी पैसा देते हो, जरूरी तो नहीं है हम वो सारा ही खर्च कर दें। विनीत और कैलाश दोनों ही अपनी पत्नियों की बातें सुनने के बाद चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वह नाश्ता करते हैं और अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद मंजुली और कावेरी दोनों घर के सभी काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती हैं। अरे बहू, ऐसे धीरे धीरे काम करोगी तो हम रमी खेलने कैसे जाएंगे? अरे माँ जी, अब मैं मशीन तो हूँ नहीं जो फुर्ती से ही सारे काम खत्म कर लूं। समय के साथ काम पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। घर के काम खत्म करने के बाद दोनों सास बहू रमी खेलने पहुंच जाती हैं, जहां और भी सारी औरतें पहुंची होती हैं। एक के बाद एक पैसा लगाने के बाद वह धीरे धीरे अपना सारा पैसा हारने लगती हैं। वह दोनों जितना पैसा हारती हैं उन्हें उतना दुख होता, जिसके चलते वह अपना बचाया हुआ भी पैसा लगाने लगती हैं। अरे इस रमी के गेम ने तो हमें करोड़पति से रोडपति बना दिया। हे भगवान, धीरे धीरे हमारा सारा पैसा इस रमी के गेम पर खत्म हो गया है। आज का दिन तो बहुत ही मनहूस है, एक भी पैसा नहीं कमाया है मैंने अभी तक। हाँ माँ जी, हमें अपना हारा हुआ पैसा किसी भी तरह वापस लाना होगा। अब आप अपने रमी गेम में ध्यान दीजिए, नहीं तो और हार जाएंगी आप। दोनों सास बहू रमी गेम खेलते खेलते अपना सारा पैसा हार जाती हैं और साथ ही साथ अपने घर को भी गेम पर लगा देती हैं, जिसके चलते उन्हें पैसों का इतना लालच हो जाता है कि उनका ध्यान समय पर नहीं जाता। हे भगवान माँ जी, जरा घड़ी की तरफ देखो, रात के 11 बज गए हैं। ऊपर से हम अपना सब कुछ हार गए, अब हम क्या करें? हे भगवान, अनर्थ हो गया, हम तो अपना घर भी हार चुके, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब तो कल आपके घर की नीलामी होगी। कल अपने घर की नीलामी करवाने के लिए तैयार रहिएगा। दोनों सास बहू किसी तरह वहां से निकलती हैं और घर पहुंच जाती हैं। उन्हें घर पहुंचते हुए पूरे 12 बज जाते हैं। उनके हाथों में खूब सारा पैसा होता है। वहीं दूसरी तरफ विनीत और कैलाश उनके घर पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिर ये दोनों सास बहू बिना बताए गई कहाँ है? पिताजी, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं तो इन दोनों का इंतजार करते करते ही थक गया, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। उन दोनों को आपस में बात करते हुए दोनों सास बहू घर की खिड़की के बाहर से देख लेती हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने पतियों के सोने के बाद चुपके से घर में आती हैं। माँ जी, जाइए, चुपके से जाकर सो जाइए, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, कल जो होगा वो देखा जाएगा। अरे बहू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जो होना था वो हो चुका है, अब कल देखते हैं क्या होगा।
दोनों सास बहू अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कैलाश और विनीत उन दोनों से पूछते हैं, कल पूरी रात तुम दोनों सास बहू कहाँ गायब थी? आखिर तुम दोनों हमसे क्या छुपा रही हो? देखो, जो भी तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो उसे तुरंत बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम दोनों को ये क्या हो गया है? आखिर हम क्यों तुमसे कुछ छुपाने लगे? देखो, कल रात मैं अपनी सहेली के घर गई थी, आते वक्त हमें थोड़ी सी देर हो गई। माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं, हमें आते वक्त थोड़ी सी देर हो गई थी। हमें नहीं पता था कि आप दोनों हमारे ऊपर शक करने लगोगे। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम कहीं भी नहीं जाते। वे दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी उनके घर पर कोई दस्तक देता है। रुकिए, जरा मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। विनीत जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस विनीत से पूछती है, क्या कावेरी और उसकी सास मंजुली इसी घर में रहती हैं? जी हाँ, वो दोनों इसी घर में रहती हैं। विनीत के इतना कहने पर पुलिस बिना कुछ कहे ही अंदर आ जाती है, जिसके बाद पुलिस कावेरी और मंजुली के हाथों में हथकड़ी पहना देती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत खेल खेल लिया तुम दोनों ने, रमी गेम। अब चलो जेल की हवा खाने। लेकिन जरा हमें बताइए तो सही, आखिर आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये दोनों सास बहू रमी खेल खेल कर पैसा कमा रही थी, जिसके चलते ये दोनों हार गईं और इन्होंने अपना घर भी दांव पर लगा दिया। नीलामी वाले लोग आते ही होंगे, अब आपका इस घर पर भी कोई हक नहीं है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वहां पर नीलामी करने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। अपने घर की नीलामी होते हुए देख कैलाश और विनीत से देखा नहीं जाता और वह मार्केट से अपने घर के लिए तुरंत पैसा उठाते हैं और अपना घर नीलाम होने से रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू जेल में एक दूसरे से कहती हैं, आज हमारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारे घर की नीलामी चल रही है तो दूसरी तरफ हम दोनों जेल में सड़ रही हैं। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पैसों का लालच बहुत ही बुरी बला है। आज के बाद मैं ऐसी गेम कभी नहीं खेलूंगी। कावेरी और मंजुली दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और जेल का दरवाजा खोलकर उन्हें कहता है, तुम दोनों की बेल हो गई है, चलो बाहर आ जाओ। जैसे ही वे दोनों बाहर आती हैं, उनके सामने उन दोनों के पति होते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने पतियों से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए कैलाश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। हमारे घर की नीलामी हो रही थी, जिसके चलते हम दोनों ने पैसा उधार लिया है। हमसे वादा करो कि फिर कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे। हम वादा करते हैं फिर कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे और अब से मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। उस दिन के बाद से कावेरी और मंजुली दोनों जॉब करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वह पैसा कमाते कमाते अपने घर का कर्जा चुका देते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।